हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वन शॉर्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉर्ट वीडियो ऑफ आवर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, ये होता क्या है ना कि फिजिक्स पार्ट जो है आपका, उसका ये चैप्टर नंबर 4 है, तो हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो आपको बुक में ये अलग चैप्टर नंबर से मिलेगा, तो एनसीईआरटी की बुक में हो या दूसरी बुक आप जो भी रेफर करते हो, सभी का कंटेंट आपको हमारे इस वीडियो से मिल जाएगा। मतलब कि आप बस ये समझ लीजिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि भाई मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट को हम जाने उससे पहले ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली चीज़ क्या है, तो वो है मैग्नेट। अब मैग्नेट के यूजेस क्या है? हम सबसे पहले तो जो खिलौने खेलते हैं, जो टॉयज़ आप खेलते हैं, उसमें भी हमें मैग्नेट मिलता है। साथ ही साथ हमारे घर में जितने भी कई सारे जो फर्नीचर्स हैं, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है। स्पेशली कबर्ड्स में ऑटोमेटिकली डोर जो है वो क्या होता है, लॉक हो जाता है। ओपन करोगे तो वो आपको ओपन दिखता है, लेकिन जब आप उसे वापस से बंद करते हो तो एक तरीके का फोर्स आपको भी महसूस होता है, जो कि आपके डोर को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेट प्रोवाइड करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग जाता है? तो सबसे पहले भाई मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें उससे पहले हम मैग्नेट को जान लेते हैं। अब मैग्नेट क्या होती है? अ मैग्नेट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्टिंग अनलाइक पोल्स एंड रिपेलिंग लाइक पोल्स। अब मैग्नेट क्या है? एक चीज़ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें कहाँ पर मिलती है? नेचुरल भी मिलती है, हम मैग्नेट को बना भी सकते हैं। तो अब ये नेचुरल जो मैग्नेट होती है, इसका काम क्या होता है? इस डेफिनेशन पे मैं आगे जाऊंगी, उससे पहले आप ये समझिए कि मैग्नेट क्या है। तो एक मैग्नेट क्या, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है या फिर एक तरीके की ऐसी चीज़ है जो कि मेटल को या फिर जितने भी मेटल के अलग अलग टाइप्स होते हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है। अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये जो मेटल के पीसेस हैं, ये मैग्नेट पर आकर के लग जाते हैं। अब अगर हम मैग्नेट की बात करें, और हमने जैसे जनरली बार मैग्नेट को देखा होगा। बार मैग्नेट कैसी होती है? सिंपल इस शेप में, ठीक है। अब इसके दो एंड्स होते हैं, एक एंड को आप नॉर्थ बोलते हो, दूसरे एंड को आप साउथ बोलते हो, ठीक है। इसे कहा जाता है नॉर्थ पोल, इसे कहा जाता है साउथ पोल, ठीक है। अब इसे ही नॉर्थ और इसे ही साउथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पोल का मतलब क्या होता है? जहां पर सबसे ज्यादा किसी चीज का इफेक्ट हो। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट को अगर आप आयरन पीसेस के पास रखोगे, क्योंकि मैग्नेट क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमने मान लिया, ठीक है। अब जब हमने मैग्नेट के पास बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के पीसेस को स्प्रिंकल किया, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो आयरन के पीसेस हैं, ये इसके एंड पर ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। एक तो इस साइड पर ज़्यादा आयरन पीसेस दिखेंगे और एक इस तरफ ज़्यादा आयरन के पीसेस दिखेंगे। तो ये जो एंड है, ये क्या कहलाते हैं? उसके पोल्स कहलाते हैं। एक बात आपको याद रखनी है कि जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, और अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं वो आपस में। अगर आप एक और मैग्नेट यहाँ पर रखेंगे और एक बार आपको बस चेक करना है कि इसका कौन सा पोल है ये। अब आपको पता है कि एक मैग्नेट पे ये साउथ पोल है, और जब आप दूसरे मैग्नेट को रखते हो और इसको इसके पास लेकर के आओगे तो क्या होगा? या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो अगर अट्रैक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि वो नॉर्थ पोल है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये साउथ है तो अपोजिट पोल कौन सा होगा? नॉर्थ होगा। अब ये क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, इसकी कहानी मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैग्नेट क्या है? किस तरीके का मटेरियल जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है मेटल्स पर। अब magnets are the substances which have the property of attracting small pieces of iron, nickel, cobalt. Okay? This property of attraction is called magnetism. अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मैग्नेटिज्म क्या है, तो ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इज मेडिटेटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये क्यों मैग्नेटाइज्ड होता है? मैग्नेट का इफेक्ट, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसके अंदर क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही मैग्नेट में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आगे समझते हैं इस चीज को। अब देखिए, हम आगे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और वो कैसे मैग्नेटिज्म लेकर आती है मैग्नेट के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिज्म होता है और मैग्नेटिज्म की वजह से ही चीज़ें अट्रैक्ट होती है या रिपेल होती है। ठीक है, चीज़ें मतलब कि मेटल के पीसेस। क्लियर है? अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट के। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप मैग्नेट को किसी एक ऐसे कंटेनर में डिप करें जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे आयरन के पीसेस हो, तो आप क्या देखोगे कि इसके दो पॉइंट्स, दो एंड्स, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा मेटल के पीसेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इस तरह से मेटल के साथ में चिपक जाते हैं, है ना, ऐसे अटैच हो जाएंगे बहुत सारे। तो ये जो एंड्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा मेटल के पीसेस अटैच हो जा रहे हैं, इन्हीं दो एंड्स को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। क्लियर है? सो we can observe that iron fillings climb to the ends of the magnet as the attraction is maximum at the end of the magnet. These ends are known as the poles of the magnet. Clear है? अब देखिए कि यहाँ पर हम समझ गए कि ठीक है ये पोल्स है। अब कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है ये कैसे जानेंगे, तो अभी आगे बताती हूँ। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखिए अपने मन में। अब देखिए नॉर्थ कैसे डिसाइड करेंगे और साउथ कैसे डिसाइड करेंगे, अभी हम आगे देखते हैं। हम बाहर गए, हमें एक मैग्नेट का पीस मिला, ठीक है, हमने उसे उठाया, मैग्नेट का पीस है ये, कैसे जाना कि हमने देखा कि ये क्या मटेरियल है, आपने उसको आयरन से अटैच करके देखा तो वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, वो उसमें जा करके चिपक गया या अटैच हो गया, तो समझ जाएंगे हम कि ये मैग्नेट है। क्लियर है? अब उसका कौन सा पार्ट नॉर्थ पोल है, कौन सा पार्ट साउथ पोल है, इसे जानने के लिए इस स्लाइड के बाद मैं आपको समझाती हूँ। अब ये जो मैग्नेट है ना, इसमें हमेशा ही आपको दो पोल मिलेंगे, एक नॉर्थ पोल मिलेगा और एक साउथ पोल मिलेगा। क्लियर है? मतलब अगर आप मैग्नेट के पीसेस कर दो, अगर आप उसे दो पार्ट में कट कर दो, जैसे कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, मैंने इसे क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, बीच में से इस तरह से ब्रेक कर दिया, एक पार्ट है ये, एक पार्ट है ये। तो चाहे आप इसे कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर लें, हमेशा इसके एंड्स पर एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। क्लियर है? मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिट इन पेयर्स। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, पोल्स के मतलब कि पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी एक मैग्नेट में एक पोल हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, ठीक है, हमेशा ये पेयर में ही रहते हैं। मतलब पोल हमेशा दो ही होंगे मैग्नेट में, चाहे आप उसे कट करके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा मैग्नेट था, इसे मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, कट कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया, तो हमें जो दो पार्ट मिले, इसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है, इसमें भी इसी तरीके से नॉर्थ साउथ है। अगेन मैंने इसे दो पार्ट में ब्रेक किया तो फिर मुझे दो पीसेस मिलेंगे। ये दो पीसेस क्या होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। समझ में आया? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब जो मैं आपसे कह रही थी कि मैग्नेट में कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोल है, तो हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड में हमारे मैग्नेट को थ्रेड की मदद से फ्रीली सस्पेंड कर दिया। इस तरह से हमने फ्रीली उसे लटका दिया। ठीक है, जब आप मैग्नेट को इस तरह से सस्पेंड करोगे फ्रीली, ठीक है, उसके मिड पॉइंट पे, मतलब अगर आपका मैग्नेट है उसको इस तरह से आपको यहाँ से थ्रेड से बांधना है और इसे इस तरह से छोड़ देना है। वो थोड़ी देर रोटेट करेगी, रोटेट करने के बाद जब वो जहाँ पर भी रुकती है, ठीक है, तो वो किस तरह से रुकेगी, कुछ स्लाइड टेढ़ी। ठीक है, ऐसी क्यों रुकी है, क्योंकि ये जो हमारा नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन को दिखा रहा होगा, हमारे ज्योग्राफिक साउथ पोल को। ठीक है, ज्योग्राफिक हमारा कौन सा पोल होगा, नॉर्थ किस साइड रहेगा, हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ होगा। ठीक है, बट वो एक्चुअल में क्या होगा आपका, हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर एक मैग्नेट होगी जिसका जो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, हमारे अर्थ में भी क्या एक मैग्नेट है। ठीक है, तो जहां उसका साउथ आएगा वहां पर हमारा क्या दिखाएगा, क्या आपको दिखेगा, आपके मैग्नेट का नॉर्थ दिखेगा। ठीक है, तो हमारे जो अर्थ है उसके ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ, किसकी तरफ, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ आपके मैग्नेट का एन पोल दिखाई देता है। एन पोल क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो दैट मीन्स कि क्या है, ये आप समझ जाएंगे कि ये क्योंकि आपके मैग्नेट का नॉर्थ आपके अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, दैट मीन्स कि ये कौन सा है, एन है।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आपका दूसरा पोल होगा साउथ पोल। तो साउथ पोल कैसे समझ में आएगा, जो आपको डायरेक्शन से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो डायरेक्शन ऑलरेडी है, नॉर्थ किस साइड है, साउथ किस साइड है। तो जो साउथ की तरफ हो आपके मैग्नेट का हिस्सा, वो कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। और हमेशा ये नॉर्थ और साउथ की तरफ इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वो नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बहुत आसान सा सवाल है, ये हमारा ज्योग्राफिक पोल है। एक्चुअल में अगर मैग्नेट है अर्थ के अंदर तो उसका जो साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल जो है, वो हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ है। ठीक है। सिमिलरली जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो हमारी ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ है। क्लियर है। तो इसके हिसाब से जो मैग्नेट है इसके हम पोल्स को डिसाइड कर सकते हैं, पोल को मार्क कर सकते हैं। जो नॉर्थ के डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाए उसे आप नॉर्थ मार्क कर दीजिए, जो साउथ के डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाए वो साउथ आप मार्क कर सकते हैं। तो whenever a magnet is suspended freely in a mid-air, it always points towards the north-south direction. Pole pointing towards the geographic north is known as the north pole and the pole pointing towards the geographic south is known as the south pole. Clear है। तो जो हमारे मैग्नेट के डायरेक्शंस, जो पोल नॉर्थ साइड में होता है उसे नॉर्थ हम मार्क कर देते हैं और जो साउथ साइड में होता है उसे हम साउथ मार्क कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमने मैग्नेट के दोनों पोल हम डिसाइड कर सकते हैं अगर हमारे मैग्नेट पर पोल नहीं लिखे हुए हैं तो। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये है, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ, अगर आपने एक मैग्नेट लिया और एक दूसरा मैग्नेट लिया, ठीक है, अगर आपने इसके दोनों अपोजिट पोल्स को पास में आप लेकर के जाओगे तो आप देखोगे कि वो एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूर हटते हैं, है ना। वहीं अगर मैं अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लेकर के आऊंगी, नॉर्थ को और साउथ को, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और ये अटैच हो जाएंगे। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये हम कैसे समझें, तो इसको समझने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। उसी के कॉन्सेप्ट से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, एक प्रॉपर्टी कि जो पोल्स के लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। Next is the magnetic force between the two magnets is greater when the distance between these magnets is lesser. ठीक है। अब एक मैग्नेट को मैंने इतनी दूरी पे रखा है, एक मैग्नेट को इतनी दूरी पे रखा है, हो सकता है इनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे, थोड़ा पास आने में हल्का हल्का फोर्स होगा और पास आने में और हल्का फोर्स बढ़ता जाएगा इन दोनों के बीच में, और बहुत ज़्यादा नज़दीक अगर आप ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि जितना ज़्यादा दो मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस होता है फोर्स उतना ज़्यादा रिड्यूस होता जाता है, और जैसे जैसे आप दो मैग्नेट्स के बीच के डिस्टेंस को कम करते जाते हो फोर्स बढ़ता जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आप पास लेकर के आओगे उनके आसपास की जो फील्ड की लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, जिसकी वजह से लाइक पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स से, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में। ठीक है, समझ में आया ये बात। अब चलिए आगे चलते। तो यहाँ तक तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट को देख लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो है हमें नेचुरली भी मिलता है, ठीक है, प्लस ये मैन मेड भी होता है। तो पहले देखिए मैग्नेट के टाइप्स। परमानेंट मैग्नेट जो कि हमें नेचुरली मिलेगा, जो जिसे हमें मैग्नेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है टेम्पररी मैग्नेट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट आर समहाउ एक जैसे ही बात है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो परमानेंट मैग्नेट आर द नेचुरल मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट आर दोज मैग्नेट दैट आर कॉमनली यूज्ड, दे आर नोन एज द परमानेंट मैग्नेट बिकॉज दे डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वंस दे आर मैग्नेटाइज्ड। ठीक है। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट का मतलब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कि परमानेंटली मैग्नेट हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए मैग्नेट नहीं बनती हो, उसे आप परमानेंट मैग्नेट कहते हो। परमानेंट मैग्नेट को अगर आपको उसकी मैग्नेटिज्म उसका दूर करना है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसकी हटानी है, तो हमें उसे डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है। या तो उसे बहुत तेज़ी से अगर आप इस तरह से उसे पीटेंगे, ठीक है, या फिर गर्म करेंगे, तो धीरे धीरे उसका जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो लूज हो सकती है। बट
टाइम बीइंग के लिए ये मैग्नेटाइज नहीं होते, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो टाइम बीइंग के लिए मैग्नेटाइज होती है? तो जी हाँ, नेक्स्ट होती है हमारे टेम्पररी मैग्नेट, ठीक। टेम्पररी मैग्नेट्स क्या होते हैं? टेम्पररी मैग्नेट कैन बी मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। When the magnetic field is removed, these material lose their magnetic property. Iron nail and paper clips are example of the temporary magnets. अब देखिए, आगे हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसमें हमने देखा था, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कि अगर आप किसी कंडक्टर के ऊपर करंट को फ्लो करवाते हो, ठीक है, तो उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हम महसूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या, कि जो आयरन का नेल है, अगर आयरन के नेल पर मैं कॉपर का वायर लपेट देती हूँ और उसमें फिर मैं अगर करंट को सप्लाई करती हूँ, उसके आसपास अगर हम एक कंपास नीडल को रखते हैं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन हमें दिखता है। तो ये कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन क्या होता है? अब कंपास नीडल जो है वो खुद एक क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है उसमें, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी उसमें भी है। इसका मतलब कि अगर ये किसी मैग्नेट के पास जाएगी या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो भाई पहले तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैग्नेट के आसपास का जो एरिया होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि उसमें होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसके बारे में जस्ट हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि कंपास को आपने करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग नेल के पास जब आप लेकर के जाते हो तो मतलब उसमें डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो आयरन का नेल था वो थोड़ी देर के लिए किसकी तरह बिहेव करने लगा है, मैग्नेट की तरह। तो ये क्या है आपका टेम्पररी मैग्नेट है, क्योंकि जब तक आप उसमें करंट को सप्लाई दोगे, जब तक उसमें करंट का सप्लाई जाएगा, तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही सप्लाई बंद तो वो करंट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि करंट के जाने से ही वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, कि इसका कॉन्सेप्ट टेम्पररी मैग्नेट की तरह ही है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, स्पेशली इसको डिज़ाइन किया जाता है, मतलब इसको बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एप्लीकेशंस हैं, जिसमें जैसे हमारी जो बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, उसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ करते हैं। तो इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, ठीक, कि जब जब कोई इलेक्ट्रिक बेल प्रेस करेगा तो इसके सर्किट में करंट जाएगा और इसमें जो हमने चीज़ लगा के रखी हुई, आयरन का जो पीस लगा करके रखा हुआ है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल वायर wrapped अराउंड द मेटल कोर मेड ऑफ द आयरन। बेसिकली क्या होता है कि इसमें आयरन का कोर होता है, कोर मतलब बीच में आयरन, आसपास हम कॉपर से उसको पूरी तरीके से लपेट देते हैं। When this material is exposed to the electric current, a magnetic field is generated, making the material behave like a magnet. अब वो जैसे ही आप क्या करते हो, स्विच ऑन करोगे या फिर जैसे ही आपने स्विच को प्रेस किया, बेल को प्रेस किया, तो आपने ऑन कर दिया, क्या ऑन कर दिया आपने, सप्लाई ऑन कर दिया। जैसे ही सप्लाई जाती है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, आयरन का कोर। आपने 7th क्लास में ये पढ़ा होगा, क्लियर है। जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो गोंग लगा हुआ होता है उस, क्योंकि वो मेटल का है, खुद भी ये मैग्नेट है, तो ये उसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उस गोंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उससे बेल बजना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हो जाती है। जैसे ही कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, मतलब कि देखिए करंट के जैसे ही आपने आयरन के ऊपर पूरा कॉपर को लपेट दिया, ठीक है, मान लीजिए आयरन का पीस है, मैंने कॉपर वायर से इसे लपेट दिया, उसे दो मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही स्विच दूंगी करंट आएगा। करंट की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसका मतलब क्या, कि जितना ज़्यादा मैं करंट प्रोड्यूस करती जाऊंगी, जितना ज़्यादा इसको मैं करंट देती जाऊंगी, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। करंट को मैं और बढ़ा दूंगी तो क्या होगा, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मतलब कि ज़्यादा करंट से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और बढ़ा दिया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। बहुत ज़्यादा करंट दे दिया तो क्या होगा, सर्किट आपका जल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सेस करंट भी हम नहीं दे सकते, एक पर्टिकुलर लिमिट तक हमें करंट की वैल्यूज़ को देना होता है, क्लियर है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम भाई 3 तरीके के मैग्नेट्स को हमने देखा, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट मतलब जिनकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वो लूज़ नहीं करते, अगर आप उनको यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा मैग्नेट ही रहेंगे। जैसे आप जो नॉर्मल बार मैग्नेट मार्केट से परचेस करके लाते हो, या फिर आपके घरों में जो मैग्नेट लगता है, ठीक है, उसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर टाइप
कि या फिर कुछ स्विच से करंट देने की ज़रूरत नहीं होती। वो मैग्नेट है तो मैग्नेट ही रहेंगे, चाहे वो आपके कवर्ड में लगा हुआ मैग्नेट हो, चाहे आपके टॉय में लगा हुआ मैग्नेट हो, ये सभी मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, करंट देने से मैग्नेटिज्म इनमें नहीं आता। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके परमानेंट मैग्नेट का है और ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस चैप्टर के पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एक ऐसी फील्ड जहां पर चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी ही एक फील्ड आपके मैग्नेट में होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता होगा? इन मैग्नेटिक फील्ड्स में होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, कौन सा रीजन है ये? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन surrounding a magnet in which the force of magnet can be detected. मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, ठीक है, ये आपकी मैग्नेट है, इसके चारों तरफ का रीजन मतलब कि उसके आसपास का एरिया। ठीक है, यहाँ जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, जहाँ पर महसूस हो उस फील्ड को, उतनी फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे कोई पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि इसके आसपास का एरिया। अब इसके आसपास के एरिया में एक्चुअल में ऐसा होता क्या है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन महसूस किया जा सकता है। मैंने आपको अभी बताया था कि एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ और साउथ कभी भी अलग नहीं होते, ये बात भी मैंने आपसे कही थी। इसका मतलब कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। तो जी हाँ है, नॉर्थ से निकलती हैं इस तरह से लाइंस, ठीक है, जो कि साउथ पोल की तरफ जाती हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है वैसे वैसे ये जो लाइंस हैं वो पास पास इस मैग्नेट के आती जाती, मतलब ये जो लूप है इनका वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ये बड़ा लूप बन रहा है, जैसे जैसे पास आओगे तो लूप कैसा हो जाएगा? छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इसके चारों तरफ इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस तरह से आती हैं। कहाँ से कहाँ आती हैं? ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनके वजह से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस होता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब आप इसके लूप में कुछ इस तरह से आओ कि ये आपको साउथ पोल की तरफ ले जाए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे रख दिया क्या? नॉर्थ पोल। कहाँ पर रख दिया मैंने? यहाँ पे नॉर्थ रख दिया। तो अब ये बताइए कि इस नॉर्थ में, या फिर मैंने एक और मैग्नेट यहाँ पर रख दिया जिसका नॉर्थ यहाँ है और साउथ यहाँ है। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड, अब हर मैग्नेट के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, अब अगर ये जो लाइंस हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलेंगी, यहाँ से इस तरफ जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ से भी इस तरफ जाएंगी। तो अब ये देखिए कि इसके एरो का डायरेक्शन क्या है? इधर है। इसके एरो का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो अपोजिट एरो का डायरेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, या फिर एक और मैं डायग्राम बना के बताती हूँ। यहाँ से एक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, तो ये और इस एरो का डायरेक्शन देखिए, इस एरो का और इस एरो का। मान लीजिए इसका एरो ये है और इसका एरो ये। इतना ज़्यादा तो डायग्राम थोड़ा और ईजी वे में बना के बताती हूँ। ये हो गया आपका नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, इससे एक मैग्नेटिक लाइन निकल रही है ये। ठीक है, इस तरह से। अब इनका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन है इधर से आने वाला, इसका इधर है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को धकेलेंगी, क्योंकि उनको कहाँ जाना है? इन्हें अपने साउथ पोल की तरफ जाना है। तो ये भी धकेलेगी इसे यहाँ से, और ये भी, इसकी जो लाइन है ये भी इसको क्या करेगी? वहाँ से हटाने की कोशिश करेगी। इसी कारण से जब नॉर्थ और नॉर्थ को आप एक दूसरे के करीब लेकर के आते हैं
सामने लेकर के आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, क्योंकि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। वही अब मैं अगर क्या करूं कि मैंने मैग्नेट को अब उल्टा रख दिया, मैंने यहाँ पर क्या रखा, साउथ पोल रख दिया, और यहाँ पे क्या रखा है, नॉर्थ पोल रखा है। तो साउथ में क्या होती हैं, सारी डायरेक्शंस इस तरफ आती हैं, ठीक है। तो अब इसकी भी डायरेक्शन क्या है, वही है जो इसकी डायरेक्शन है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ से जो लाइंस निकल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है यहाँ पे वो भी यहीं जा रही है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। दोनों को साउथ में जाना है, तो इसको साउथ बिल्कुल पास में मिल गया, तो ये लाइन निकल करके कहाँ चली जाएंगी, इस साउथ पोल में चली जाएंगी। अब आई बात समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना है, सिर्फ नॉर्थ से निकलना और साउथ में जाना है और अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसी कारण से जब आप अपोजिट पोल्स को पास में रखते हो, तो क्योंकि दोनों ही फील्ड्स की डायरेक्शन जो है, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है साउथ से और नॉर्थ से निकलने वाली नॉर्थ और नॉर्थ से निकलने वाली वो अपोजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो रिपेल करते हैं, और एक ही डायरेक्शन में जाने की वजह से, साउथ में ही जाने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है कि यार इतना दूर का सफर कौन तय करे, यहीं पर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब इस लाइन का मतलब देखिए, डायरेक्शन तो है ही मैग्नेटिक फील्ड की, क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किससे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये देखा कि ये लाइंस जो है ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, मतलब कि इनका डायरेक्शन है। अब ये जो मैग्नीट्यूड की बात है वो देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कम होती हैं, जैसे कि अगर आप मैग्नेट के पास किसी आयरन के पीस को लाओगे तो वो सबसे ज्यादा कहां पर अट्रैक्ट होते हैं आयरन के पीसेस, नॉर्थ और साउथ पर, क्योंकि देखिए यहाँ भीड़ देखिए कितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा लाइंस होंगी, अब जितने ज्यादा लोग होते हैं कहीं पर, अगर मान लीजिए कि मुझे एक खंबे को गिराना है, ज्यादा लोग आएंगे तो जल्दी फोर्स लगेगा ना, या 2-3 रहेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा लोग रहेंगे तब ज्यादा फोर्स लगेगा। उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा घनी आबादी में, घनी आबादी का मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इनकी, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसिटी है, तो इसी वजह से क्या होगा कि ये इनका जो, क्योंकि सब मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पर बनाएंगे, वहीं पर यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कैसी है, कम है, इसी वजह से यहाँ पे फील्ड वीक हो जाती है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है कि हम एक क्वांटिटी निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन तो है ही, प्लस क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी है। इसलिए अगर किसी चीज़ में डायरेक्शन, या किसी चीज़ में नहीं, मतलब किसी क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज होती है तो आप उसे कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये टर्म याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हाँ है, क्यों है ये आपको बताना होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। चलिए नेक्स्ट, इट इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग अ चार्ज। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज ही चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, वैसे ही, ठीक है, यहाँ पर वैसे बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, नंबर ऑफ डेफिशिएंसी और एक्सेस होता है आपके चार्जेस का, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो महसूस होती है। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के समहाउ कैसी है, सिमिलर है। A magnet attract small pieces of iron even when they are at a certain distance away from it. अब भाई अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया है, अब हमने कई बार करके देखा भी होगा कि अगर आप उसे डायरेक्टली किसी जार में जिसमें आयरन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस हैं उसमें डालोगे तो मैग्नेट में वो अटैच हो ही जाएंगे, लेकिन अगर दूर भी आपके आयरन के पीसेस है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। क्यों लग जाता है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इस तरह से अगर मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट में आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई कुछ इस तरह से। तो भाई इसकी फील्ड में जितने भी लोग आएंगे ना उनको ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर देगी, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से क्या मतलब है, तो चलिए आगे बताएंगे,
ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझाएंगे, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड से भटकते नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक डाइपोल एंड द फील्ड इम्पार्ट्स मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन अदर पार्टिकल दैट आर इन इट। मतलब कि मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब अगर वहां पे कोई आयरन का पीस है या कोई भी पीसेस जो है मेटल के अगर वो रहते हैं, तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इंटरैक्शन बिटवीन द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अनदर दैट एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन इट। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटल आता है या फिर जिसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो सकती है, कोई ऐसी चीज आती है, तो वो आपस में क्या होते हैं, एक फोर्स आप एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी लेटर से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा भी हमने समझा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। अब मैग्नेटिक फील्ड किससे मिलकर के बनती है, तो आसपास की जो लाइंस दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर लाइन ऑफ फोर्स। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइन ऑफ फोर्स, एक ऐसी लाइन जो कि फोर्स प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से किसी चीज में मैग्नेटिज्म आ जाए, आयरन के पीसेस में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाए, वो अट्रैक्शन उसमें मैग्नेट की तरफ होने लग जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइन टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक लाइंस होती हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया किसने, तो ये दिया हमें माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो कि आपके एक्टिविटी में भी है, कि आयरन के छोटे छोटे से पीसेस को लिया एकदम पाउडर फॉर्म में और इसे मैग्नेट के चारों तरफ, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये आयरन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो आयरन के पीसेस का क्या, उन्होंने चारों तरफ फैला दिया। तो क्या देखा उन्होंने ये देखा कि कुछ इस तरह से, ठीक है, एक इस तरह से डिज़ाइन बन गई। दैट मीन्स कि अब इस तरह से डिज़ाइन तो बन गई, और साथ ही साथ ये देखा कि नॉर्थ को एकदम रिपेल कर दे रहा है, साउथ को रिपेल करता है, लेकिन नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों, तो ये कॉन्सेप्ट सामने आया कि भाई नॉर्थ से निकल करके ये लाइंस आती हैं जो कि साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फील्ड, ये क्या है, बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि फील्ड कैसी होगी मैग्नेट के आसपास। If a magnet is placed on a cardboard and some iron fillings are sprinkled uniformly over it, the iron fillings are seen to arrange themselves in a pattern as shown. जैसा अभी मैंने आपको दिखाया वैसे ही, जैसे आप आयरन फिलिंग्स को डालोगे मैग्नेट के चारों तरफ, तो वो कुछ इस पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेती है। The iron fillings act as a small magnet that experience the force due to the magnetic field of the magnet. अब ये जो आयरन की फिलिंग्स थी, ये भी किस तरह से बिहेव करने लगेंगी, मैग्नेट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड में आने से क्या हो गई है, मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगी, क्योंकि मैग्नेट क्या कर रही है, मैग्नेट को हमने देखा कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है। कब अट्रैक्ट करती है भाई, जब हम उसके अपोजिट पोल्स को लेकर के आए। इसका मतलब जो भी चीज़ इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है उसमें पोल्स होना ज़रूरी है ना, तभी तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जब लाइंस ऑफ फोर्स जाता है, ऐसे जाता है, तो क्या करता है, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो भी या साउथ अगर यहीं दे दोगे तो तुरंत यहाँ चला जाएगा और अट्रैक्शन होगा उनमें, ठीक। इसका मतलब कि इनकी फील्ड लाइन में कोई चीज़ आती है तो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ये जैसा मैग्नेट के साथ बिहेव करती है, उसके साथ भी वही बिहेवियर के कारण ही उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लग जाता है, जिसकी वजह से ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। The magnetic field line always begin from the end pole of a magnet and end on the s pole of the magnet. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. अब फील्ड लाइंस कितनी आपस में क्लोज हैं, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए मैग्नेट के ये आपकी मैग्नेट है, एक सिंपल बार मैग्नेट का एग्जांपल देखते हैं। ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि नॉर्थ से निकल के कोई चीज़ आएगी तो वो एक लूप बनाती हुई जाएगी। अभी लूप कैसे बनेगा, अगर आप सर्किल बनाते हो तो ऐसे ही बनाते हो ना कि पूरा डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन रहे। यहाँ से निकला, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इतना ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा, नहीं। लूप मतलब भाई लूप होता है, कैसा बनना चाहिए, बिल्कुल बराबर, है ना। जैसे ये बन रहा है वैसे ये इस तरह से बनता जाएगा, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है।
अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, और वो भी किस पर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस पर। मतलब जितनी ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्लोज होंगी, जितना ज्यादा क्लोज होंगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा है कि आयरन फिलिंग्स अगर हम रख दें, उसके पास मैग्नेट को लेकर के जाएं, तो सबसे ज्यादा आयरन के पीसेस कहाँ जाते हैं? नॉर्थ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कैसी हैं, बहुत पास में है। ये जो भी यहाँ पर ये इस तरह से ये जो कर्व बन रहा है, लूप बन रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ, उसमें जो लाइंस है ना सबसे ज्यादा किसके करीब है? यहाँ पर, पोल्स पर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा। भाई एक पेड़ है जिसको अगर कोई गिरा रहा है, दो लोग मिलकर के धक्का दे रहे हैं, पेड़ को क्यों गिराएं हम? कोई एक नॉर्मल सा खंबा मान लेते हैं बिजली का कि अगर उसको गिरा रहे हैं तो दो लोग करेंगे तो मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? जल्दी गिरेगा। इसका मतलब फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे फोर्स ऑफ लाइंस पास पास में रहती है, उतना ज्यादा जो है वहाँ फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, कि कितनी फील्ड लाइंस आपस में पास पास में है, उसके हिसाब से ही रिलेटिव स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ जाती है। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। सो बेसिकली फोर्स जहां पर ज्यादा होता है, मतलब कि जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होती हैं, ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मिलती है, वहां पर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमने स्ट्रेंथ को समझ लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, पूछा भी जा सकता है कि व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट है, अगर उसके पास हम कंपास नीडल को लेकर के जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों महसूस होता है? तो जो कंपास नीडल है ना, ये अपने आप में ये क्या आती है? एक छोटी मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट है। तो जब इस कंपास नीडल को आप बार मैग्नेट के पास लेकर के जाओगे तो क्या होता है? मैग्नेट है, दूसरे भी मैग्नेट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा उसमें। ठीक है, या तो अट्रैक्ट करेगी या डिफ्लेक्ट रिपेल करेगी। इसकी वजह से क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिखाई देती है। डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है? अब ये जो है ना कंपास की निडल है, निडल कैसी होती है भाई? दुबली पतली। बार मैग्नेट थोड़ी हैवी होगी। अब एक दुबला पतला इंसान है, एक हैवी इंसान है, भले ही दोनों मैग्नेट ही है, लेकिन जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो क्या करेगी? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होती है? जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपास निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट। व्हेन अ बार मैग्नेट ब्रॉट नियर अ स्मॉल मैग्नेट, इट्स मैग्नेटिक फील्ड lines interact with the field lines of the needle or the small magnet, hence the compass needle gets reflected। क्योंकि दोनों ही मैग्नेट है, दोनों में ही क्या होंगी? दोनों में ही फील्ड लाइंस होंगी। फील्ड लाइंस की पोजीशन के अकॉर्डिंग कि कहाँ से नॉर्थ से साउथ में जा रही है, उन फील्ड लाइंस में क्योंकि इंटरैक्शन होगा, जिसकी वजह से कंपास निडल कैसी होगी? आपको डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आंसर समझ में आया है। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने 7th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या? कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को कैसे समझें? भाई हमने एक क्या किया, इस तरह से अरेंजमेंट किया। ठीक है, एक वायर लिया, हमने उसमें यहाँ पर स्विच कर दिया, यहाँ पर अपने एक स्विच लगा दिया, यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी, और यहाँ पर हमने एक कंपास रख दिया। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट पता है 7th क्लास से कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? कंपास को रख दिया। अब हमने कंपास को रखा, अब हमने क्या किया? इस कंपास के पास मतलब जो को वायर के बीच में हमें अटैच कर दिया। ठीक है, अब एक बार डायरेक्शन कैसे रखी हमने बैटरी के टर्मिनल्स की? पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ। ठीक है, तो आपका करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपको डिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? इस तरफ, यहाँ पे कंपास निडल का। ठीक,
अब वहीं हमने क्या किया, इसके टर्मिनल को चेंज कर दिया, यहाँ पॉजिटिव कर दिया और यहाँ नेगेटिव कर दिया। अब इससे क्या हुआ देखिए, जब करंट की डायरेक्शन ये है, सॉरी नीचे की तरफ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से, पहली चीज तो करंट की वजह से कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, चलिए मान लेंगे कि नहीं करंट की वजह से हो गया, लेकिन दूसरी चीज, जब हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया, पहले कहाँ जा रहा था आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, कैसा था, ऐसा था, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज कर दिया। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस सर्किट के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसा उल्टा करंट बह रहा है, तो आपका नॉर्थ डायरेक्शन इधर दिखा रहा है, ठीक है, कंपास की जो निडल है वो इस साइड है, लेकिन जब आपने क्लॉकवाइज कर दिया तो इस साइड है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज़रूर मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि कंपास की निडल कब डिफ्लेक्ट होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा जाए। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो व्हेन अ कंपास इज ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन एंड इट इज नोटिस दैट व्हेन फ्लो ऑफ करंट इज स्टॉप्ड, द निडल कम टू रेस्ट, एंड when the made to flow in opposite direction, then the needle starts showing the deflection again, but this time the deflection is also in the opposite direction. जब हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया, तो डिफ्लेक्शन भी हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंडक्टर का शेप कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि चलिए हमने मान लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अप्रॉक्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है ना। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर पे हम देखेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो डायरेक्शन, अगर हम मैग्नेट की बात करें तो कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरह से होती है, नॉर्थ टू साउथ इस तरह से जाता है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी फोर्स ऑफ लाइन्स की, है ना। तो उस चीज़ को चलिए चेक कर लेते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हमने एक चीज कंसिडर की, एक सर्किट डायग्राम कंसिडर करिए। अब इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो कंडक्टर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब जब एक स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास होता है तो क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है, तो किस प्रकार से होती है, किस टाइप से वो क्रिएट होती है, ये देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो हमने एक सर्किट लिया जिसमें हमने वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है। वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, जिसके रजिस्टेंस को हम वेरी कर सकें, प्लस हम इसके साथ सीरीज में एक एमीटर लगाएंगे जिससे हम करंट की वैल्यू को ले सकें। प्लस यहाँ पर हमने एक बैटरी दी हुई है, बैटरी की मदद से हमें सप्लाई मिलेगा। प्लस यहाँ पर है की, ठीक है। की का काम होता है सर्किट को ओपन करना या क्लोज करना, मतलब स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए हम यहाँ पर की को क्लोज करते हैं, ठीक है। क्लोज करोगे तो ऑन हो जाएगा और ओपन करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, क्लियर है। अब सबसे पहले तो देखिए कि हमने यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कंडक्टर को लगाया, अब कंडक्टर के बीच में आपको क्या करना है, एक छोटा सा होल करके एक शीट आपको इस तरह से लगा देनी है। अब इस शीट का क्या मतलब है, क्या ये कंडक्शन में कुछ रोल परफॉर्म करती है, जी नहीं। यहाँ पर शीट का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को जान सकें या मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस कर सकें। तो ट्रेस करने के लिए हमने यहाँ पर ये शीट को लगाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने बैटरी को ऑन किया, बैटरी को ऑन मतलब कि स्विच को जैसे ही आपने ऑन किया, की को यहाँ से क्लोज किया, तो एक करंट जो है इस सर्किट से फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अब करंट कैसे फ्लो करता है भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ से करंट जो है ये निकलेगा और इस कंडक्टर में जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इस चीज़ का स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। अब इस चीज़ को प्रूफ भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इस कंडक्टर को सप्लाई दी, यहाँ से करंट गया, वापस यहाँ गया, इस तरह से सर्किट जो है इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हमने इसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या किया कि कुछ आयरन के पीसेस लिए, आयरन का पाउडर फॉर्म लिया, उस आयरन के पाउडर फॉर्म को हमने यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, हमने क्या किया,
रेजिस्टेंस जो है उसे थोड़ा सा और कम किया। रेजिस्टेंस का कम करने का, वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ से आप करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हो। हमने और कम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करी, मतलब कि जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी कम करी, ठीक, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने यहाँ पर कंडक्टर यूज़ किया हुआ है, कितने कंडक्टर की क्या थिकनेस है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो करंट जाएगा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ट्रेस हो जाएगी। तो भाई जैसे ही इसमें से करंट पास होता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जैसे आयरन के पीसेस को स्प्रिंकल किया तो वो कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। आपको ये जो सर्कल है ये दिखाई दे रहा होगा, तो मतलब कि आयरन के पीसेस ने इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लिया। दैट मीन्स कि ये किसके लिए, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। क्लियर है, जिसकी डायरेक्शन को देखने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक कंपास को रख देंगे। इस कंपास की निडल के डिफ्लेक्शन से हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरफ से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आ रही हैं और किस तरफ को जा रही हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। तो नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन है वो हम कंपास की मदद से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंपास को पी पोजिशन पे रख के देखा। अब देखिए यहाँ पे ना दो पॉइंट बने हुए हैं, एक पी और एक क्यू। जब आपने कंपास को पी पर रखा तो आपको अलग डिफ्लेक्शन मिलेगा, जब आप कंपास को क्यू पर रखेंगे तो शायद आपको कम डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि जितना ज़्यादा ये करंट के पास होती हैं, मतलब कि आपके करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, इस वायर से फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगी। तो इसलिए जब क्यू पॉइंट पर आप अपने कंपास को रखेंगे तब डिफ्लेक्शन थोड़ा कम होगा। वहीं अगर मैं पी पॉइंट पर रखूंगी तो डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा ये करंट कैरिंग कंडक्टर के पास होती है उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने मैग्नेट में पढ़ा था कि दो पोल्स के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, इसलिए वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, इस वायर के कारण। इसीलिए वायर के पास ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी एज कंपेयर टू आपके पीछे साइड। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप कंडक्टिंग वायर से दूर जाते जाएंगे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ है या जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्लियर है, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, हम इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए, so if the current is increased, the deflection also increases. It means on increasing the current through the conductor, the magnetic field also increases. पॉइंट से हमें ये चीज समझ में आती है कि अगर हम करंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। प्लस दूसरी चीज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द गिवन कंडक्टर करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस। अब ये पॉइंट को तो हमने आपको समझा ही दिया था कि जो भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, अगर आप उसके पास में रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। मतलब कंपास को अगर जितना पास रखेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको कंपास पर इंडिकेट होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि करंट पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर इंड्यूस होगी। तो जितना ज़्यादा आप करंट को इंक्रीज करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ती जाएगी। करंट को डिक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो चलिए ठीक है, हमने समझ लिया करंट पर डिपेंड करती है, बट यहाँ पे करंट की वैल्यू को हम कैसे बढ़ा और घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो कम करंट फ्लो करेगा क्योंकि करंट को फ्लो करने का पोजीशन बढ़ जाएगा। वहीं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जब अगर आपको करंट की वैल्यू को ज़्यादा करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर बी से, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू कम
तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है? तो जो डिफ्लेक्शन आपको इस केस में मिलेगा वो डिफ्लेक्शन आपको इस केस में नहीं दिखाई देगा। मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा आपको करंट को इंक्रीज करने से दिखाई देता है। नाउ अब बारी ये आती है कि हमने चलिए यहाँ पर तो कंपास को रख के देख लिया कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, एक छोटा सा बेसिक आइडिया हमें मिल जाता है। बट कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम कंपास की हेल्प लें और उससे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन को समझ सकें। उस केस में क्या, तो हम इस केस में यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल का। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, आपका जो राइट हैंड है ना उसका थंब, ठीक है, आप इस तरह से अगर उसकी पोजीशन रखते हैं तो थंब की जो डायरेक्शन है ये इंडिकेट करती है करंट की डायरेक्शन, और ये जो आपकी बाकी की फिंगर्स हैं ये इंडिकेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस को। क्लियर है? तो जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मान लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट है अपवर्ड, तो हम अंगूठे को किस तरह से रखेंगे, हमारे थंब को इस तरह से हमें प्लेस करना है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के थ्रू कैसे फ्लो कर रही है, कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिख रही है आपको, ठीक है। वहीं जब हमारे थंब की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर इन अ राइट हैंड इन सच अ वे, ठीक है, अगर हम जो हमारे डायग्राम है, जैसे डायग्राम के थ्रू अगर आप देखें, इस डायग्राम में देखिए कि ये कंडक्टर है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि इस कंडक्टर को आपने अपने हाथ से, राइट हैंड से होल्ड किया हुआ है, तो डायरेक्शन कैसी है इसकी, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर इन राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, then our fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field. This is known as the right hand thumb rule. अगर आप अपने राइट हैंड में एक कंडक्टर को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं कि आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट करे, तो आपकी जो बाकी की जो फिंगर्स हैं वो किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी, देन आवर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, तो उस डायरेक्शन में आपकी फील्ड लाइंस आती हैं। तो ये रूल ही है, मतलब कि अगर इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट है कंडक्टर में कुछ ऊपर की तरफ, तो आपका अंगूठे की डायरेक्शन अगर ये है तो आप देख सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इसे इस तरह से होल्ड करूं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से जा रही है, इससे बाहर की तरफ से होती हुई निकल रही हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को समझने का ये बहुत अच्छा तरीका है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल को हम मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है। कॉर्कस्क्रू रूल भी इसे कहा जाता है। So this rule is also called the Maxwell's corkscrew rule if we consider ourselves driving a corkscrew in the direction of the current, ठीक है। मतलब कि अगर ये जो आपका स्क्रू होता है, आपने कई बार देखा होगा, हमारे घर में भी मिलता है, तो अगर डायरेक्शन जो है स्क्रू को फिट करने की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में आप उसे अंदर की तरफ फिट कर रहे हैं, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो डायरेक्शन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। क्लियर है? तो इसे हम कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब देखिए कि हमने अभी यहाँ पर एक सिंगल वायर की बात कर ली, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ कि किसी सर्कुलर कॉइल में, ठीक है, किसी सर्कुलर कॉइल में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब देखो सर्कुलर लूप को और स्ट्रेट लाइन को आपने अलग अलग क्यों पढ़ा, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन में तो आपको हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी दिखाई देंगी, एक ही डायरेक्शन में दिखाई देंगी, ठीक है, ऐसी, है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कैसी है, अगर इस तरफ है तो आपका राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से होंगी यहाँ पे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी हैं। तो मतलब किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट तो अपवर्ड ही है, या अगर डाउनवर्ड होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एक जैसी ही होगी, है ना। तो मतलब स्ट्रेट लाइन में तो हमने समझ लिया, लेकिन अब अगर मैं बात करूँ किसी सर्कुलर लूप की, तो अब सर्कुलर लूप में देखिए पाथ कैसा है,
यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी थी, सिर्फ एक जगह ऊपर जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट इस पॉइंट पे यहाँ इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पर थोड़ा इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, यहाँ आते आते तो करंट की जो डायरेक्शन है ये पूरी तरीके से चेंज हो गई, है ना। इसका मतलब कि क्योंकि हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हमारे हाथ के इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। अब इसमें तो हर बार करंट की डायरेक्शन अलग हो रही है, तो क्या हर बार मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो खैर एक ही जैसी रहेगी, बट क्या उसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो चेंज होगी? तो जी हाँ, चेंज होती है। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। सपोज वी टेक अ सर्कुलर कॉइल विद द मल्टीपल टर्न्स, ठीक है, हमने एक सर्कुलर कॉइल ले ली। कॉइल का मतलब क्या होता है ना, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इस तरह से उसे एक सर्कुलर हमने कॉइल बना लिया। क्लियर है? प्लेस इट हाफ वे through a sheet of the cardboard and connect it in a series with ammeter, battery, plug key and a rheostat। जैसे हमने अभी एक सिंगल कंडक्टर के थ्रू देखा था, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के थ्रू हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस किया था, उसी तरीके से हम सर्कुलर के लिए भी करेंगे। हमने क्या किया, ये सारी एसेंशियल चीज़ें इसमें लगा दी, बैटरी लगा दी ताकि हमारे सर्किट को सप्लाई मिल सके, एमीटर लगा दिया ताकि हम जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे मेजर कर सके, रियोस्टेट हमने लगा दिया ताकि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सके, प्लस हमने यहाँ पर एक की लगाई है जिससे हम सर्किट को ऑन या ऑफ कर सके। अब यहाँ पर हमने जो कॉइल ली हुई है उसे अपन ने अगेन एक शीट में कनेक्ट किया है, लेकिन क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो शीट को दो जगह से इस तरह से होल्ड करते हुए जाएगी, है ना। हमने यहाँ पे कर दिया। अब जैसे हमने सप्लाई ऑन किया, सप्लाई ऑन करने के बाद हमने धीरे धीरे करंट को बढ़ा दिया। करंट को बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दिए। तो हम क्या देखते हैं कि जो आयरन फिलिंग्स का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो आयरन फिलिंग्स का ट्रेसिंग है वो किस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से ट्रेस होती है कि यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आपको ज़्यादा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी और यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन के चेंज होने के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी बदलती है। तो सर्कुलर कॉइल के केस में हर एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होती हैं, अलग अलग क्रिएट होती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट हर पॉइंट में जाकर के चेंज हो जाता है। So when we sprinkle some iron fillings over the cardboard and pass an electric current through the wire by switching on the plug key, the iron filling present on the cardboard will align in a specific pattern providing the presence of magnetic field। तो वो एक specific pattern में जैसे ही हुई तो एक हमें magnetic field दिखाई देगी। The magnetic field produced by the current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it। अगेन जो हम फिर से आपको बता दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो डिपेंड करती है कि कितना करंट किसी कॉपर वायर से करंट से जा रहा है। जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उतना अच्छा वो ट्रेस होगा। Therefore, if there is a circular coil having n turns, the field produced n times as large as the produced by a single turn। That means कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे टर्न्स क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतनी नंबर ऑफ क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्रिएट होती है। बट ये तो अपना स्प्रिंग का केस हो गया, जो कि सोलेनॉइड का केस होता है, जो मैं अभी आगे समझाऊंगी। लेकिन अगर मैं किसी एक सर्कुलर पाथ की बात करूँ तो इस सर्कुलर पाथ पे जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितनी बार टर्निंग होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, मतलब n टाइम्स एज लार्जेस्ट एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न। इसका मतलब क्या, क्योंकि अब हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर टर्न पे क्या हो रही है, सर्कुलर पाथ में आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्रिएट हो रही हैं। इसका मतलब कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगी वो क्या होगी, there is a circular coil having n turn, the field produced is n time as larger as produced by a single turn, ठीक है। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखी जाए तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से उतना मल्टीपल कर दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड का। अगर पहले मान लीजिए कि एक टर्न से b मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो अब कितनी होगी, n इंटू बी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि
हर एक डायरेक्शन में अपने को जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रोड्यूस होती है। अब सोलेनाइड, अब सबसे पहले तो देखिए अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन देखा ड्यू टू अ सिंगल वायर। अब हमने उसके बाद सर्कुलर पाथ के थ्रू देख लिया मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। अब बारी आती है सोलेनाइड की। अब सोलेनाइड होता क्या है बेसिकली, तो अब देखो मेरे पास एक इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर मतलब कि मान लीजिए मेरे पास एक प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक ना लेकर के वुड ले लेते हैं हम। वुड ले लिया हमने, अब उस वुड के ऊपर मैंने कॉपर वायर को इस तरह से लपेट दिया। ये वुड है, मैंने इसको इस तरह से क्या किया, इस एक वायर लिया और इसे मैंने लपेट दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दिया, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसे फ्रीली हवा में कुछ इस तरह से सस्पेंड कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, या फिर आप समझ सकते हो कि ये एक तरीके का स्प्रिंग, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सोलेनाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब इसको आप फ्रीली सस्पेंड करते हो और इस पर आप इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोड्यूस करते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। लेकिन किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जैसे कि इस तरह से। अब ये बताइए कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आपने किस में देखी है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने बार मैग्नेट में देखी है। तो सोलेनाइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, ठीक है। तो सोलेनाइड क्या होता है, सोलेनाइड एक तरीके से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर आप इसे फ्रीली इस तरह से सस्पेंड करते हो तो आप जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, जो कि हमारे एक सिंपल बार मैग्नेट की तरह होती है, जिसमें कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ इस तरह से जाती हुई दिखाई देती है। तो सोलेनाइड इज नथिंग बट सिमिलर टू बार मैग्नेट, ठीक है। एक बार मैग्नेट की तरह ही होता है जो कि सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। So a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in closely in shape of the cylinder is called the solenoid. तो भाई अगर आपके पास कॉइल है बहुत ज़्यादा सर्कुलर टर्न्स के साथ में, जो कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो कि पास पास में लगे हुए हैं, ठीक है, एक सिलेंडर का शेप लेते हुए हैं, तो उसको आप क्या कहते हो, सोलेनाइड कहते हो, ठीक है। अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बार मैग्नेट की तरह ही होती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक सोलेनाइड लिया, ठीक है। सोलेनाइड ये वायर इस तरह से हमने ले लिया और इसके बीच में हमने एक बैटरी और की को कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने करंट को ऑन किया, तो करंट को ऑन करने के बाद जब इसमें करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब ट्रेस किया गया तो वो किस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह से, जो कि किसका पैटर्न आपको याद दिलाती है। ये पैटर्न जो है वो बार मैग्नेट के केस में हमें मिलता है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनाइड इज शोन इन द फिगर। वन एंड ऑफ द सोलेनाइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल द अदर बिहेव्स एज द साउथ पोल। क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, ये एक मैग्नेटिक आपका जो बार मैग्नेट होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ इस तरह से जाती है, ठीक है। तो इसका जो एक एंड है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक एंड जो है वो इसके नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है, एक नॉर्थ पोल की तरह, और एक जो है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ हमने यहाँ और साउथ यहाँ पर क्यों मार्क किया हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती हैं। तो एक एंड इसका नॉर्थ की तरह और एक जो है वो साउथ की पोल की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। The field lines inside the solenoid are in the form of the parallel straight line. अब देखिए पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इस बहुत बड़ा सा सर्कुलर लूप बनाती आ रही है कहीं दूर से, है ना। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, कुछ इस तरह से एक्सटेंड करती जाऊं तो आपको लूप ही दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पर आएंगी इतने पर्टिकुलर हिस्से की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से दिखाई देंगे आपको, स्ट्रेट लाइन की तरफ। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, एक पोल से निकल के दूसरे की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये भी नॉर्थ से निकल के साउथ में ही जा रही हैं, लेकिन क्योंकि इनका लूप बहुत दूर है और उतनी दूर पर उस मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट को महसूस नहीं किया ज़्यादा नहीं फील किया जा सकता, इसलिए जो इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखाई दे रही हैं। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज the same at all point inside the solenoid। अब यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो इसका मतलब सोलेनाइड के अंदर
है ना, क्योंकि अब भाई बड़ा सा लूप बन रहा होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या कि जहाँ पर भी वो लूप बन रहा है हमें भी उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये सोलेनोइड के अंदर क्योंकि कैसी लाइन बन रही है, पैरेलल लाइंस बन रही हैं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या कि एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सोलेनोइड के अंदर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल एक जैसी होती है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर यहाँ पर एक जैसी होगी। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। तो अगर फील्ड की बात की जाए तो वो सोलेनोइड के अंदर कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है, तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। और यूनिफॉर्म का अगर मैं आपसे बोलूँ डायग्राम ड्रॉ करके बताइए तो आप कैसे बताएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये फील्ड लाइंस कैसी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हर पॉइंट पर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक को बराबर बराबर मिला हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड करंट, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनोइड कैन यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी एक मटेरियल है उसके ऊपर हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को इस तरह से बाउंड कर दिया। ठीक है, ये मटेरियल, इसके ऊपर हमने कॉपर वायर को बाउंड कर दिया। मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था वुड का, लेकिन अगर मैं वहीं यहाँ पर किसी मेटल को, ठीक है, क्या करूँ मैं, किसी मेटल को ले लूँ और उसके ऊपर कॉपर वायर को इस तरह से रैप कर दूँ तो क्या होगा, ये जो सोलेनोइड है वो क्या होगा, अपनी वही प्रॉपर्टी दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, मतलब कि कैसी होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। अब जब किसी मैग्नेट पर या किसी मेटल पर अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते रहते हो किसी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट के साथ में, तो वो मटेरियल कैसा होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो सोलेनोइड का यूज़ किस लिए भी किया जाता है, किसी मैग्नेटिक पीस को या फिर किसी मटेरियल को, ठीक है, मैग्नेटाइज करने के लिए। मैग्नेटाइज मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए हम सोलेनोइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसी को ही आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम मोटर्स में यूज़ करते हैं, आगे जाके हम ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ करते हैं। ये सभी जगह पर जो मैग्नेट होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब कि जिनको मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया जाता है। तो सोलेनोइड जो है उसका यूज़ हम इसमें भी करते हैं। नाउ अभी हमने क्या बात करी, पहली चीज़ हमने ये देखी कि करंट किसी भी कंडक्टर के से होते हुए जाता है, मतलब कि किसी कॉपर वायर से अगर करंट फ्लो करता है तो कॉपर वायर क्या कर रहा है, करंट का कंडक्शन कर रहा है। इस करंट के कंडक्शन में इसके आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, हमने ये जाना। फिर हमने ये देखा कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देखनी है तो वो कैसी होगी, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन में ही जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो इनकी डायरेक्शन को अगर हमें चेक करना है तो इसके लिए हमने राइट हैंड थंब रूल को समझा। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाना है तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो हमने देखा कि जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। सोलेनोइड की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अब इतनी सारी हमने चीज़ें देख ली कि भाई कंडक्टर में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फोर्स एक्सर्ट करती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस की हुई है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, हमने दोनों चीज़ें ली हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या प्रोड्यूस करती हैं, फोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब कैसे प्रोड्यूस करती है, तो हमने क्या किया, टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड, हमने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम रॉड ली हुई है, यूज 2 कनेक्टिंग वायर, सस्पेंडेड इट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ स्टैंड की मदद से हमने इसे हॉरिजॉन्टली इस तरह से सस्पेंड कर दिया। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स लिए, इस कनेक्टिंग वायर्स की मदद से हमने इस स्टैंड पर इसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया, है ना। ये आपका एक कनेक्टिंग वायर था, है ना, आप यहाँ पर लेके गए, उस वायर को आपने इस पर इस तरह से लपेटा और इसका दूसरा एंड आपने कहाँ पर लेके गए हो, आप इस एल्यूमिनियम के दूसरे एंड पर। ठीक है, place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field.
है ना। अब आपको इस तरह से इसको रखना है हॉर्स शू को कि जो मैग्नेटिक जो इसके दोनों पोल्स हैं, इस हॉर्स शू के दोनों पोल्स हैं, उसके बीच में ये एल्यूमिनियम की रॉड आ जाए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब फॉर दिस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकल अबव द एल्यूमिनियम रॉड, और यहाँ पर मतलब यही बताया हुआ है कि इस केस में जो नॉर्थ पोल है ये नीचे की तरफ है और साउथ पोल आपका इस डायरेक्शन में है। क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब इस एल्यूमिनियम को आपने कनेक्ट कर दिया किसी एक सीरीज़ में बैटरी के साथ में, और एक आपने वहाँ पर की लगा दी और रियोस्टेट लगा दिया। नाउ पास अ करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम ए टू एंड बी। अब हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। ए से बी की तरफ करंट फ्लो करवाने का मतलब क्या है कि ए से करंट कहाँ आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है। पहले हमने इस डायरेक्शन में ले लिया कि करंट की डायरेक्शन क्या हो, ए टू बी, ठीक है। तो अब ए टू बी जब करंट फ्लो करेगा तो रॉड जो है वो डिस्प्लेस होगी, ठीक। इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जब ए से बी की तरफ करंट जा रहा है तो रॉड लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो रही है। अब हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, बैटरी की डायरेक्शन को चेंज करके हमने पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव दूसरी जगह कनेक्ट कर दिया। पहले केस में आपने क्या किया, पॉजिटिव यहाँ रखा और नेगेटिव यहाँ, दूसरे केस में यहाँ पॉजिटिव कर दो और यहाँ नेगेटिव कर दो। तो इस केस में राइट साइड में और इस केस में लेफ्ट साइड में जो डिफ्लेक्शन है एल्यूमिनियम रॉड का वो हमें दिखाई देता है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। इट इज नाउ टुवर्ड्स द राइट। अब वो किस साइड पर होता है, राइट डायरेक्शन में होता है। सो कंक्लूजन क्या निकला है इससे, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही आपने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एक तो क्रिएट करके रखी थी हॉर्स शू की मदद से, फिर एल्यूमिनियम रॉड पर भी आपने करंट प्रोड्यूस किया जिससे उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अब इससे क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड जब भी मिलेंगी तो इनके बीच में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि एक तरीके का फोर्स आपके एल्यूमिनियम रॉड पर आपको प्रोड्यूस होता दिखाई देगा। ये जो फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, आपकी रॉड की मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगी, करंट की डायरेक्शन पे। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके हिसाब से इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई और इसके साथ दूसरे मैग्नेट के साथ में इसकी फील्ड जब मिलेगी तो या तो वो अट्रैक्ट होंगी या रिपेल करेंगी। तो इस हिसाब से उनके अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण ये लेफ्ट या राइट साइड में मूव करती है। तो इसका मतलब कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी एल्यूमिनियम रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा, किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पर, किस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में करंट कंडक्शन में फ्लो करेगा उस डायरेक्शन के हिसाब से आपका जो फोर्स है वो उस पर एक्सर्ट करेगा। Now, whenever a current carrying conductor comes under a magnetic field, there will be a force acting on a conductor. The direction of this force can be found by using the Fleming's left hand rule. अब देखिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि हम कैसे बताएं कि डायरेक्शन ऑफ करंट जब इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो ये किस साइड पर मूव करेगा। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल बता दिया कि जब ये B से A से B में करंट जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, जब B से A जा रहा है करंट तो ये राइट साइड मूव कर रहा है। लेकिन क्या इससे हमको थ्योरी क्लियर होगी कि बाकी चीज़ों में जब करंट की डायरेक्शन पता हो तो क्या किस डायरेक्शन में फोर्स लगना है ये कैसे पता लगाया जाए। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता है तो हम फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दोनों ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो हम फोर्स की या करंट की निकाल सकते हैं एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें मदद करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एंड डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए। तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करें कि आपका थंब, आपकी आपकी जो फर्स्ट फिंगर है और ये जो आपकी सेकेंड फिंगर है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों कुछ इस तरह से। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है। अगर आप मेरी ये फिंगर देख पा रहे तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस फिंगर एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको चीज़ दिखाई देगी। तो थंब जो है ये आपको किसकी डायरेक्शन दिखाता है,
फोर्स की। ये डायरेक्शन दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की एंड ये डायरेक्शन दिखाती है करंट की। हम इसे इस तरह से याद करते हैं, बच्चे का इसको इस तरह से याद करते हैं, ठीक है, फादर, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। तो फादर से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड जो कि हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी से चाइल्ड, दैट मीन्स करंट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमें समझ में आ जाएंगी। सो सिमिलरली इफ ए कंडक्टर इज फोर्सफुली ब्लॉक्ड अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए 2 रूल फ्लेमिंग ने दिए थे, ठीक है। फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, आप सबको पता ही है। तो इन्होंने हमें 2 रूल दिए, एक रूल था लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल भी उन्होंने एक दिया हुआ है। अब लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर कम्स अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड, कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आता है तो उस कंडक्टर पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड में आप किसको लेकर के आ रहे हो, करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। जैसे कि अभी हम मोटर या इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बीच में। अब यहाँ पर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, से ये इस कलर से मैं आपको इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है, ओके। तो जनरली हम मोटर और जनरेटर जब पढ़ते हैं तो उसके केस में हमें कंडक्टर को रखते हैं। कंडक्टर में आप देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि आपने जैसे फैन है, वो फैन में मोटर लगा होता है तो आप उसे सप्लाई देते हो तो वो घूमती है, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया जिससे मैकेनिकल एनर्जी आपको मिली, घूम रहा है, घूमना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पर जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसकी वजह से ये जो कंडक्टर है ये अपनी जगह पर मूव करने लगता है। तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करी जाए, तो देखिए कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है ये, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन है ये, तो करंट की डायरेक्शन मतलब कि अगर मैं इन सभी को इस तरह से पैरेलल करती हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट ये देखती हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपके ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आपकी इस तरफ है, ठीक है। और आपके जो फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है इस पर आपका, क्योंकि अगर देखिएगा इस तरह से तो फोर्स जो है ये आपका इस साइड पर लगेगा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड थंब रूल की मदद से, है ना। तो इस हिसाब से फोर्स लगेगा और ये जो है आपकी कॉइल जो है अंदर, इसको कॉइल कहते हैं, ये धीरे धीरे इसमें रोटेट करेगी। अब वही हमारा राइट हैंड रूल है। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये कौन सा रूल है आपका, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इफ अ कंडक्टर इज फोर्सफुली ब्लॉक्ड अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट इन दैट कंडक्टर। अब इसमें कहानी अलग ही है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसमें मैं कंडक्टर को रख दूँ, बहुत तेजी से उसको घुमाऊं, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फील किया जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा तो मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और इसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको किस तरह से है कि अगर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ये आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में ये जो आपकी करंट है, कि इसमें क्या होगा कि आपकी अगर थंब रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स को, ठीक है, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थंब अगर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, 4 फिंगर आपके फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है ये। लेकिन ये किसके केस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं। ये कौन सा रूल है, ये राइट हैंड रूल है। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, किस डायरेक्शन में इसमें जो करंट है ये फ्लो करेगा। क्लियर है। तो राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं हम लोग ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, और राइट हैंड रूल की मदद से हमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पता चल जाती है। दोनों के स्टेटमेंट अलग अलग है। लेफ्ट हैंड रूल इज मेनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक मोटर एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज मेनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि मोटर के केस में हमारे पास करंट होता है और हमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। मतलब कि अगर आप कंडक्टर को करंट दोगे ऑलरेडी, तो ऑलरेडी करंट देने से वो घूमेगा, तो घूमना मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी हो गई। वहीं जनरेटर के केस में क्या करते हो आप लोग, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, मतलब कोई चीज रोटेट कर रही है और उससे हम करंट निकालें। तो लेफ्ट हैंड रूल जो है ये हमें डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है, वही राइट हैंड रूल की मदद से हम डायरेक्शन ऑफ करंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है।
अब इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है? तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। और इसके बेसिक पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट इसमें रहती हैं, इसमें होती है स्टेटर पार्ट होता है, रोटर पार्ट होता है, स्लिप रिंग होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार एग्जाम में आपको इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसलिए हम इसको यही छोड़ते हैं। अब एग्जाम में जो पार्ट आएगा वो है कि टाइप्स ऑफ सप्लाई कौन सी होती है। तो भाई हमारे घर में ना जो आप सप्लाई यूज करते हो अपने अपने घरों में, वो दो तरीके की होती हैं, एक तो अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। हमारे घर में जो आपको करंट आ रहा है, मतलब जो सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन से आपको घर में करंट जो आता है, आपके स्विच बोर्ड में जो करंट आता है, वो करंट है अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा जो आप बैटरी का यूज़ करते हो, या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो ऑटोमेटिक चलती हो, आपको स्विच लगाने की ज़रूरत ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होती हैं, वो सभी जैसे लैपटॉप्स हैं आपके, आपका मोबाइल फ़ोन है, इन सभी में डीसी सप्लाई का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो दो तरीके की होती हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अब भाई ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका ट्रांसमिशन लाइन्स और ये है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। तो ट्रांसमिशन लाइन जैसे आपने खेत में या फिर कहीं दूर दूर इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी, तो हमारे पावर स्टेशंस पर जो सप्लाई बनती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट में भेज सकते हैं। लेकिन क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के एडवांटेजेस हैं और वहीं डायरेक्ट करंट के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसीलिए हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है और ट्रांसमिशन भी ऑल्टरनेटिंग करंट का ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, आगे समझते हैं। अब सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में कुछ और होता है, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता और डीसी के करंट में होता है। करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, बस डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। द फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है, पीरियोडिकली का क्या मतलब होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो अपनी जब डायरेक्शन को चेंज कर लेता है तो उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं alternating current. The voltage level also reverse along with the current. AC is used to deliver power to houses, office and buildings. अब ये जो alternating current है उसका यूज हमारे घर में, ऑफिस में होता है, कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब alternating current describe the flow of charges that changes direction periodically. अब देखिए alternating current को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ ना, ठीक है, तो ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। वहीं अगर मैं डीसी करंट को रिप्रेजेंट करूं तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका ये जो करंट है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में जा रहा है, ये भी क्या है, ये भी आपका करंट ही है। ठीक है, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में जा रहा है, लेकिन ये ऑल्टरनेट है। देखो थोड़ी देर करंट कैसा हुआ, ऐसा गया, फिर नीचे डायरेक्शन चली गई। ठीक है, मतलब करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर कम हो जाती है, फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ती है, कम होती है और क्या हो जाती है, वापस से जीरो। तो ये इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट चलता है, उसे आप ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हो। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? रिपीटेडली, बार बार जब चार्जेस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में इस तरह से आ रहे हो, ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हो? ऑल्टरनेटिंग करंट। वहीं अगर फ्लो ऑफ चार्ज बिल्कुल सीधा सीधा है, एकदम से ऐसे बस एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ, तो उसे आप कौन सा करंट कहते हो? डायरेक्ट करंट कहते हो। अब ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ चार्ज दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। याद रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब जिसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है लेकिन जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। AC कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड ऑल्टरनेटर। द डिवाइस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर डिजाइन टू प्रोड्यूस द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब AC करंट कैसे बनता है? ऑल्टरनेटर्स का यूज करके। ऑल्टरनेटर्स बेसिकली क्या है? जनरेटर, क्योंकि हमें पता है जनरेटिंग स्टेशन मतलब जहां पर जनरेटर्स का यूज किया जाता है, जहां से हम मैकेनिकल एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, फॉसल फ्यूल की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हमें पता है ऑल्टरनेटर से। लेकिन अगर मुझे समझना हो ऑल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट और क्लियरली, तो आप ये वाटर एनालॉजी का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप एक गेम खेलते हो ना, जिसमें आप इस तरह से प्रेस करते हो बटन को, तो पानी छूटता है, वापस आ जाता है, फिर पानी जाता है, है ना। जैसे आपके हाथ में मान लीजिए कि कुछ एक बॉल है जिसको आप स्क्वीज करते हो, तो पानी जाएगा, फिर वापस आ जाता है। जैसे आपने स्क्वीज किया, उसके अंदर का पानी बाहर गया, फिर आ गया। तो इसमें भी फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे ही होता है। फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है? एक बार जा रहा है,
फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है। तो मतलब कि क्या अपनी डायरेक्शन को ये बार बार चेंज कर रहा है, एक बार जाएगा फिर दूसरी बार आ जाएगा, तो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसको इस तरह से यूज कर दो, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो मतलब कि उसकी वैल्यू भी कैसी हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो ये कंटिन्यूसली ऐसा ही पूरे टाइम चलता रहता है। और डीसी करंट क्या रहता है, फिक्स करंट रहता है, ये बिल्कुल एक जैसा एक सीध में चलता जाएगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म हम क्यों बनाते हैं, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा है बच्चों, आपका ऑल्टरनेट है, एक डायरेक्शन फिर दूसरी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को कैसे बनाए, तो हम ग्राफिकली बना देते हैं, ठीक है। या आप एक बार उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, एक बार आप उसकी नेगेटिव वैल्यू ले लो, है ना। अब इस ग्राफ को समझो, ये जो ग्राफ होता है ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कहते हैं साइन ग्राफ, साइन वेव। क्या कहलाती है ये, साइन वेव कहलाती है, ठीक है। इस साइन वेव में ये पॉइंट होता है मैक्सिमम। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे इंक्रीज होती है। मान लीजिए कि 2 एम्पियर करंट है, तो 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और फिर यहाँ पर 2 एम्पियर हो गया, फिर धीरे धीरे कम हुई, फिर 0, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक बार एक डायरेक्शन में और दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में उसी तरह से फ्लो करता है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हो, साइन वेव। ये क्या होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होती है आपकी जीरो वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो ये आपके साइन वेव है, जो कि बहुत ज़्यादा डीप में इसको अभी स्टडी नहीं करेंगे, इस रिलेटेड और टर्म्स को हम आगे सीख लेंगे। बट ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब कि साइन वेव से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या सिर्फ साइन वेव से कर सकते हैं, नहीं, हम इसको ट्रायंगुलर वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसे स्क्वायर वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें उसका एम्पलीट्यूड मिल जाता है, ठीक है। क्या मिलता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, वो हमें यहाँ से मिल जाती है कि करंट की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। यहाँ से आप एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये तो बार बार चेंज हो रही है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो साइन ओमेगा टी की मदद से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो, इतना ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, अभी सिर्फ हमें यही समझना है ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट इन विच द फ्लो ऑफ चार्ज चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। बस जो चार्ज है वो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करते हैं। अब इसकी जो वेव्स हैं, अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम इसे साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव किसी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर केस में जो डायरेक्शन है, देखिए, एक बार आपको पॉजिटिव साइड पे, एक बार नेगेटिव साइड पे, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, हर केस में आपको इसी तरीके से मिलती है, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की जब बात की जाती है तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा नंबर ऑफ साइकिल, कि साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो एक वेव जो अपना पूरा कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम लगाती है उसे कहते हैं साइकिल, मतलब जो एक कंप्लीट वेव बनने में टाइम लगता है। कंप्लीट वेव क्या होता है, जब आपके करंट का पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ कंप्लीट हो जाए तो उसे आप क्या कहोगे, एक साइकिल कहते हो, कि ये क्या कंप्लीट हो गई है, 1 साइकिल कंप्लीट हुई है। क्लियर है, तो 1 साइकिल ये कंप्लीटेड है। अब ऐसी ही 1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल बन रही है, 1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल बन रही है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एसी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट साइन वेव। इन अदर वर्ड, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम अ साइन वेव रिपीट्स अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइकिल। दोनों ही चीजें कह लो, 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स जा रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ साइन वेव, कितने बार साइन वेव ने अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को चेंज किया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो कि 1 सेकेंड के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स आपको किस में नजर आएंगे। मान लीजिए कि ये 1 सेकेंड यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो देखो नंबर ऑफ साइकिल आपको किस में ज्यादा मिल रहे हैं, ये हो गई 1, 2, 3, ठीक है। वहीं यहाँ पर देखो नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड के अंदर कितनी हो रही है, ये 1, 2। तो हाई फ्रीक्वेंसी किसकी कहलाएगी, इसकी कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड में ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल कौन कंप्लीट कर रहा है, ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है। साइकिल मतलब समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के आपका एक साइकिल होता है। और 1 सेकेंड के अंदर कितना नंबर ऑफ आपकी साइकिल कंप्लीट हुई है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट इज
अब इसको मेजर कैसे करते हैं? टू मेजर द फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट ऑकर इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज काउंटेड, देन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। ठीक है, तो f इक्वल्स टू क्या होता है 1/t। अब t क्या है यहाँ पर? t होता है टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल क्या होता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो f इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम 1/t। ठीक है, चलिए अब ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने क्या क्या जान लिया कि ये होती है साइकिल, ये होती है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने समझ लिया। अब देखिए वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ के बारे में हम समझते हैं। अब वेवलेंथ से पहले चलिए पीरियड है, तो पीरियड्स देख लेते हैं। द पीरियड इज द लेंथ ऑफ द टाइम इन अ सेकंड दैट द वेवफॉर्म टेक्स टू रिपीट इटसेल्फ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर टी। वही मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड क्या होता है, पीरियड बोलते भी सकते हैं या टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं आप इसे। तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है कि स्टार्ट होकर के एंड जो हो रहा है एक साइकिल, उतने टाइम को आप टाइम पीरियड कहेंगे। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ये फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि f इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/t, या t इक्वल्स टू आप 1/f भी लिख सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड क्या है, जो भी हमने वहां पर आपको दिखाया था, एम्पलीट्यूड देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड कैन सिंप्लीफाई किस तरह से बता सकते हैं? एम्पलीट्यूड इज द हाफ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द crust of the wave to its trough। crust और trough क्या होता है आगे बताएंगे। It can also be defined as the maximum level in a periodic movement। Amplitude is the maximum absolute value of the periodically varying quantities। सिंपल सी बात है, सिंपल शब्दों में अगर समझोगे तो सिंपल सी बात है कि ये जो आपकी वेव फॉर्म है, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसकी वैल्यू को आप क्या कहते हो? एम्पलीट्यूड कहते हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पीरियोडिकली वेरिंग क्वांटिटी। क्वांटिटी क्यों लिखा है, सीधे करंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो किसी भी क्वांटिटी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब साइकिल क्या है, अभी हमने बता दिया। अ साइकिल इज अ फुल ऑल्टरनेटिंग करंट और अ वोल्टेज वेव। जो फुल ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको आप क्या कहते हो? साइकिल कहते हो। चलिए अब ये हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट इज वेवलेंथ के बारे में बात करें। तो वेवलेंथ क्या होती है? The wavelength of a sine wave can be measured between any 2 points with the same phase, such as between crust और troughs। मतलब कि उसके टॉप और बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हो? उसकी वेवलेंथ कहते हो। ठीक है, तो क्रस्ट क्या होता है? ये पॉइंट, ठीक है, और उसका थ्रस्ट क्या होता है? ये पॉइंट, मतलब कि जहां पर वो डिले कर रही है। ठीक है, the wavelength of a sine wave can be measured between any 2 points with the same phase, such as between crust और troughs। मतलब कि अगर मुझे एक AC वेवफॉर्म दी और मुझे बोला है कि आपको उसकी वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम पॉइंट देख लीजिए यहाँ से, ये और एक ये। अब इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है क्रस्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये इसकी वेवलेंथ कहलाएगी। या फिर एक तरीका तो ये है कि आप मैक्सिमम पॉइंट से ले लो, या फिर आप इसके ये मिनिमम डिले पॉइंट जो होता है उससे भी आप निकाल सकते हो। ये पॉइंट, ये और ये, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी क्या कहलाता है? ये ट्रॉफ्स कहलाता है। और ये क्या है आपका? ये जो मेजरमेंट है यही आपका वेवलेंथ कहलाता है। और करस्पॉन्डिंग जीरो क्रॉसिंग या फिर जीरो क्रॉसिंग्स के बीच को भी आप क्या कह सकते हो? इसे भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि दो सिमिलर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो सिमिलर पॉइंट कहाँ होंगे इसके? अब भाई एक बार ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है, अब दूसरी मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वेवलेंथ होगा। अब मैं ये भी देख सकती हूँ जीरो कितनी बार ऑकर हो रहा है, जैसे एक बार यहाँ हुआ है, फिर ये एक कंप्लीट साइकिल पे यहाँ हुआ, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका वेवलेंथ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें इसकी मिनिमम पॉइंट की, एक मिनिमम पॉइंट यहाँ है, एक मिनिमम पॉइंट यहाँ है, मैक्सिमम मिनिमम नेगेटिव साइड में कब जा रही है? तो यहाँ पर जा रही है, तो इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? वेवलेंथ हो जाएगा।
क्लियर है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट करंट पे। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है? डायरेक्ट करंट इज बिट इजियर टू अंडरस्टैंड देन अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट में एक जैसा करंट आपको मिलता है। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कैसे होती है? वेरी करती है, कभी 0 कभी 1 फिर मैक्सिमम, फिर 0 कभी 1 फिर मैक्सिमम, ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट एक वैल्यू। वोल्टेज अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट ही वोल्टेज रहेगा, 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही फ्लो करेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं करेगा, ठीक है। तो डीसी करंट इज अ फिक्स्ड करंट। क्या लिख सकते हो आप सिंपल सा? डीसी करंट इज फिक्स्ड करंट, ठीक है। डीसी करंट कैन बी जनरेटेड इन वेरियस वेज। अब डीसी करंट को कैसे बनाया जा सकता है? अब एसी जनरेटर को हम कम्यूटेटर के साथ में लगा दें। कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। कम्यूटेटर का यूज़ कर लो या आप रेक्टिफायर का यूज़ कर लो। आपके घर में एसी आ रहा है, आप डीसी चाहते हो तो रेक्टिफायर आप लगा दीजिए। तो रेक्टिफायर क्या करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। या सिंपल कुछ नहीं लगाना है, ना जनरेटिंग स्टेशन से हमें मतलब है, ना रेक्टिफायर से मतलब है, हमें डीसी चाहिए तो आप क्या करोगे? बैटरी का यूज़ करोगे। तो बैटरी आपको क्या दे देंगी? डायरेक्ट करंट दे देती है। सो डीसी इज डिफाइंड एज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्शन बनाना है डीसी की, तो ये क्या होता है? यूनिडायरेक्शन, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और अगर मैं एसी करंट की बात करूं तो ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में, पॉजिटिव में भी जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। तो डीसी क्या कहलाता है आपका? यूनी। यूनी का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में जाने वाला, ठीक है। और ये क्या होता है आपका? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? जो दो डायरेक्शन में जाए, बाई मतलब 2, ठीक है। तो डीसी इज डिफाइंड एज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन। करंट कहाँ फ्लो करता है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। वोल्टेज एंड करंट कैन वेरी ओवर टाइम सो लॉन्ग एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो डज नॉट चेंज। जैसे मतलब कि डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही तो आप वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हो। टू सिंप्लीफाई द थिंग वी विल अज्यूम दैट वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल वी अज्यूम दैट battery provide 1.5 volt which can be described in the material, and if we plot this over time we see the constant voltage like this, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ, एक डायग्राम है, चलिए वो शायद अभी मेंशन नहीं है। तो अगर सिंपल सा अगर मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है तो अगर मैं इसका ग्राफ डिज़ाइन करूँगी, यहाँ पे वोल्टेज लिख दूँ तो मुझे 1.5 वोल्ट ही हर बार देगा, ठीक है। सिंपल, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाए, सिंपल ये समझिए कि डीसी इज़ द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ यूनिडायरेक्शनल, जो चेंज नहीं होती, फिक्स होती है, ठीक है। अब हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है? हमने अभी आपको बताया, ऑल्टरनेट आप कम्यूटेटर का यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटर के साथ, या फिर रेक्टिफायर का यूज़ कर सकते हैं, या हम जो हमारे घरों में यूज़ करते हैं बैटरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमें डीसी सप्लाई मिलता है। जितनी भी आपकी सेल है, ये बैटरी है, ये सभी आपको डीसी सप्लाई देती है। और हमारे घरों में कौन सा करंट आता है? कौन सा करंट आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। अब एप्लीकेशन क्या है? सेल फोन्स में करते हैं, आईपैड्स में आप इसका यूज़ करते हो, फ्लैट स्क्रीन टीवीज़ में, फ्लैश लाइट्स में, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कहीं आप ये देखते हो क्या कि स्विच से कनेक्टेड है? नहीं ना, इसके अंदर क्या यूज़ होता होगा? बैटरी। बैटरी मतलब कि डीसी सप्लाई पर ही वर्क करती हैं। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पे। तो भाई डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कैसा होता है? चलो इस चीज़ को समझते हैं। ये इस तरह से कुछ अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो ऐसा होता है कि हमारी डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का आपके घर में जो सप्लाई आती है, जो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट फिट होता है, वो किस तरह से होता है, मतलब कि आपके हाउस वायरिंग किस तरह से होती है। तो देखिए हमारे यहाँ ना 3 मेनली वायर्स होते हैं। एक होता है अर्थ वायर, लाइव वायर, और तीसरा होता है न्यूट्रल वायर। अर्थ वायर जो है ग्रीन कलर का होता है, लाइव वायर जो है वो रेड कलर का होता है, और न्यूट्रल आपका ब्लैक कलर का होता है। अर्थ वायर जो है वो अर्थिंग के लिए होता है, जो मेनली हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। लाइव वायर जो होता है ये कंडक्शन के लिए मेनली वायर होता है। और न्यूट्रल वायर जो होता है वो आपके, अभी अपन आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है। एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पर जाकर के आपका सर्किट को फ्लो करने के लिए, कंप्लीशन के लिए जो वायर चाहिए होता है। न्यूट्रल और लाइव के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आने की प्रोसेस क्या है? जनरेटिंग स्टेशन पे पावर बनी, पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आती है, ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफॉर्मर्स तक गई, ट्रांसफॉर्मर्स से कहाँ तक पहुँचती है? हमारे घर के आसपास लगे हुए सबस्टेशंस पर, सबस्टेशन से फिर से ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से वायर होता हुआ हमारे घर में आता है।
आता है कि नहीं? तो मतलब कि सारी जो पावर है वो कहाँ से आ रही है? आपके घर के पास लगे हुए ट्रांसफॉर्मर से। कैसे कैसे आता है? वायर के थ्रू आता है। तो यही तीनों वायर्स के थ्रू आता है, ठीक है। 3 वायर सप्लाई है, ये इस तीन वायर्स में होगा, ठीक है। अब आपके घर में क्या क्या होता है? मीटर होता है और फ्यूज होता है। अब इनका यूज क्या क्या है ये हम फटाफट से जान लेते हैं। तो पहले तो अपन तीनों वायर्स के बारे में समझ लें। तो अर्थ वायर क्या होता है? ग्रीन कलर का वायर होता है। किसका कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू मेटल प्लेट्स प्लेस्ड इन द अर्थ नियर द हाउस फॉर सेफ्टी पर्पस। अब आपके घर के बाहर थोड़ी दूर में, पास में क्या करते हैं? एक प्रॉपर अर्थिंग की जाती है। 2 प्लेट्स जो है वो अर्थ में लगा दी जाती है कि कभी ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या कुछ भी फॉल्ट आए तो वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाए, हम तक ना आए। इट प्रोवाइड्स सेफ्टी फॉर ऑल द अप्लायंसेस एंड डिवाइसेस कनेक्टेड एट होम विच हैव अ मेटालिक बॉडी। दिस इज डन टू प्रिवेंट शॉक व्हेन लीकेज ऑफ चार्ज हैपन इन द मेटालिक बॉडी। अगर मेटालिक बॉडी में लीकेज हो रहा है तो उसको एक पाथ मिल जाए, क्योंकि अगर कहीं से चार्ज बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें शॉक लगेगा। अब वो चार्ज जो है अगर उसको एक पाथ मिल जाए, धरती के अंदर चला जाए, तो हम तक नहीं पहुंचेगा, हम सेफ हो जाएंगे, ठीक है। अब लाइव वायर क्या होता है? जो मैंने अभी आपको दिखाया, रेड कलर का वायर जो होता है वो लाइव वायर होता है। वो रेड कलर का होता है। इट इज अ पॉजिटिव कंडक्टर दैट हेल्प टू ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब ये पॉजिटिव करंट इसमें से जाता है और बेसिकली इसका काम क्या है? ब्रेक होने का। जब बहुत ज्यादा करंट आ जाए तो ब्रेक हो जाएगा और सप्लाई टूट जाएगी ताकि एक्सेस करंट हमारे घर तक ना आए। न्यूट्रल वायर इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का होता है न्यूट्रल वायर, एंड इट इज नेगेटिव कंडक्टर, ठीक है। ये कैसा कंडक्टर होता है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ही फ्लो करवाते हैं, ठीक है, ओके। तो रेड से आएगा और ब्लैक से जाएगा, ठीक है। रेड कलर से आता है करंट क्योंकि ये पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव कंडक्टर है, और ये क्या कहलाता है? नेगेटिव कंडक्टर कहलाता है। ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? तो इन दोनों के बीच में 220 वोल्ट का होता है। दैट मीन्स क्या? इसका मतलब कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है, ठीक है। कैसे आती है? रेड वायर के थ्रू। कैसे वापस जाती है? क्योंकि पाथ चाहिए, ठीक है। तो रेड वायर से, ब्लैक वायर से होते हुए सप्लाई जो है हमारे घर में आती है। अब हम उसमें लगा होता है आपको एक इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब हमारी मेन सप्लाई के साथ में फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का काम क्या होता है? मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? एक्सेस करंट आ गया, अचानक से करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। तो ये फ्यूज कनेक्टेड होता है। फ्यूज के अंदर फ्यूज वायर होता है जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने से एक्सेस करंट जब आता है तो वो करंट ज़्यादा होने से, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? जल्दी से गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो मेल्ट होगा। मेल्ट होगा तो क्या होगा? इसके आगे जो भी सर्किट लगा होगा ये टूट गया तो ये सर्किट भी क्या हो जाएगा? आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। From the main supply, the current is passed through the circuit called a fuse. मेन सप्लाई से जो भी करंट आता है वो फ्यूज से होकर के जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड एज द सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस ड्यू टू द फ्लक्चुएशन, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। फ्यूज इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक मीटर एंड इलेक्ट्रिक मीटर इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी मीटर। अब भाई नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या चीज? मीटर। तो फ्यूज किससे कनेक्टेड होता है? जो भी सप्लाई से करंट आया। अब देखिए फ्लो को इस तरह से समझिए। सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई से जो करंट आ रहा है वो किस में जा रहा है? फ्यूज में जा रहा है। फ्यूज से किस में जा रहा है? मीटर में। मीटर कौन सा आपका? इलेक्ट्रिक मीटर या एनर्जी मीटर। दिस मीटर रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय द हाउस इन किलोवाट आवर। हमारे घर में कितनी एनर्जी हमने यूज कर ली है, कंज्यूम कर ली है, उसका एनालिसिस हमें इस इलेक्ट्रिक मीटर से मिलता है, जो कि किलोवाट आवर, 1 घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी का आपने खपत किया है, इस बात का कंजम्पशन कितना हुआ है, यह एनालिसिस हम इलेक्ट्रिक मीटर से करते हैं। सो द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड नियर द हाउस, ठीक है। अब जो अर्थ वायर आता है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड होता है? ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। द वायर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मीटर पास to the distribution box and are distributed to the various devices when connected to the switch. So basically जो भी वायर से करंट आएगा इलेक्ट्रिक मीटर में जाएगा। इलेक्ट्रिक मीटर से कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में। हमारे घर में जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगे होते हैं उन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस से हमारे डिवाइसेस में आएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस आर ऑफ 2 टाइप्स, 15 एम्पियर करंट रेटिंग सर्किट एंड 5 एम्पियर करंट रेटिंग सर्किट। अब ये जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट घर में आप यूज करते हो ना, ये 2 रेटिंग के यूज करते हो, 15 एम्पियर के और 5 एम्पियर करंट रेटिंग के, ठीक है। अब 15 एम्पियर करंट रेटिंग का मतलब क्या है? कौन कौन से अप्लायंसेस आपके 15 मीटर करंट एम्पियर के होते हैं, कौन कौन 5 एम्पियर के होते हैं? तो 5 एम्पियर करंट के जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं टेलीविजन, फैंस, लाइट्स जितनी एलईडी और बल्ब्स हैं। और अगर मैं 15 एम्पियर करंट की बात करूं तो इसमें कंडीशनर, गीजर, आयरन,
ठीक है। ये सारी जो हाई पावर की होती हैं उन सभी में 15 एम्पियर करंट हमारे घरों में यूज किया जाता है। ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग का क्या मतलब होता है? द मेन रीजन फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग व्हेन दीज ऑकर्स mishaps like circuit burning, fire, shock which can lead to severe hazard can place। अब ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशंस क्या होती है? ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे घर में ज़्यादा लोड है और करंट कम आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, सप्लाई पर। दूसरी चीज़, ओवर करंट आ रहा है या शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं पर, शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्ट करंट आ जा रहा है, बहुत एक्सेस करंट आ रहा है, तो इससे क्या होगा, या तो आपका सर्किट जो है वो जल जाता है या आपको शॉक लग जाता है। तो इन सबसे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इन सबसे प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं। सो व्हेन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर यूज्ड एट द सेम टाइम इट ड्रॉ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट एट द सेम टाइम। अब जब हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस एक साथ यूज़ होते हैं तो इससे बहुत सारा करंट ड्रॉ होता है, सब क्योंकि करंट का यूज़ कर रहे हैं। दिस कॉजेस ओवरलोडिंग। Even when a number of electrical appliances are connected to the same electrical socket, overloading take places. Since we can see a parallel type of connection in residential building when the total current drawn by all the appliances at a single time exceeds the bearing capacity of the wire, it heats the wire and leads the overloading. अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि दो तरीके के सर्किट्स होते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। सीरीज जिसमें करंट सेम होता है, पैरेलल जिसमें करंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करंट अलग पैरेलली डिवाइडेड होता है, मतलब हर एक उसमें अलग अलग करंट जा सकता है। हमारे घर में अप्लायंसेस कैसे होते हैं, अलग अलग पावर रेटिंग पर काम करने वाले। एलईडी भी है हमारे घर में, गीजर भी है, 5 एम्पियर करंट रेटिंग का भी यूज़ हो रहा है, 15 एम्पियर करंट रेटिंग का भी यूज़ हो रहा है। तो मतलब हमारे सर्किट कैसा होना चाहिए, सीरीज होना चाहिए या पैरेलल? पैरेलल होना चाहिए। अब पैरेलली इतने सारे डिवाइसेस अलग अलग करंट का अगर यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। सो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में या तो बर्निंग हो जाएगी या आपका ओवरहीट होने लगेगा सिस्टम, आपके घर के अप्लायंसेस, कोई भी एक अप्लायंस हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा, आपको शॉक भी लग सकता है। शॉर्ट सर्किट हैपन्स व्हेन द न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द लाइव वायर। अब हमने आपको बताया, यहाँ डायग्राम में याद करिए कि दो तरीके के वायर्स होते हैं, न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर। अगर इन दोनों के बीच में कहीं कांटेक्ट हो जाए कहीं पर भी, तो ये क्या कंडीशन कहलाती है, ये कहलाती है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। किसकी कंडीशन कहलाती है ये, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। तो अगर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर का आपस में कनेक्शन हो जाए तो ये कहलाएगी आपकी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। इट हैपन्स व्हेन वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस आर यूज्ड व्हेन द इंसुलेशन ऑफ द वायर इज डैमेज एंड वन वायर गेट इन कॉन्टेक्ट विद द अनदर। अब क्या होता है कि आपके वायर के ऊपर आप देखते हो इंसुलेशन लगा होता है, कॉपर वायर होता है लेकिन ऊपर से कवर दूसरी चीज़ का होता है। अगर वो कवर अच्छा नहीं है, इंसुलेशन कहलाता है जिसको हम इंसुलेशन कहते हैं, तो वो पिघल जाएगा यूज़ होते होते, और फिर यूज़ होते होते पिघलेगा, और ये वायर्स तो आसपास ही रहते हैं, दोनों आपस में टच हो जाएंगे, टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अर्थिंग क्या होती है? We might experience a mild shock when we come in contact with the devices that have a damaged insulation, and when we touch with the wet hands, and when the body comes in the contact with the metallic part of the device. ठीक है, when the leakage of the current take place, current flows through the body of the person in contact. To avoid this type of the situation, as a part of safety and precaution, earthing is done. तो बेसिकली अर्थिंग का काम क्या होता है कि हमने किसी जगह पर लीकेज हो रहा है, किसी डिवाइस पर लीकेज हो रहा है, आपने उसको टच किया, ठीक है, आपकी बॉडी से पाथ आया, वो सीधे चला जाएगा, ठीक है, और अगर वो रिटर्न हो गया तो आपकी डेथ हो सकती है। उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए अर्थिंग की जाती है कि अगर कहीं पर लीकेज भी हो रहा है तो वो सीधे अर्थ से अपना पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए। अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनवांटेड स्पाइक्स एंड बाउट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन कॉज द डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो अर्थिंग क्यों की जाती है? ताकि हम हमारे डिवाइसेस के साथ साथ हम खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। इस तरह से जो अर्थिंग है ये आपके घर के आसपास की जाती है ताकि घर में कोई भी ऐसी कंडीशन कि आपको शॉक लगे ये ना हो। अब प्रिकॉशन हमें क्या क्या लेना चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो अर्थिंग हमें प्रॉपरली करना चाहिए। एंश्योर अ गुड अर्थिंग इन अ हाउस। गुड क्वालिटी फ्यूज़ shall be incorporated in the electrical circuit। जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट उसमें प्रॉपर क्वालिटी का फ्यूज यूज करना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस इंसुलेटेड वायर शुड बी यूज इन द इलेक्ट्रिकल वायरिंग।
जो हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। सॉकेट्स एंड स्विचेस ऑल्सो शुड बी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। IFSC मार्क की सारी चीज़ें आपको यूज़ करना है, सॉकेट्स हो, प्लग्स हो, कुछ भी हो, सब प्रॉपर आपको यूज़ करना है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद द वेट हैंड्स, गीले हाथों से, बिना चप्पल के, बिना स्लीपर्स के आप बिल्कुल भी अप्लायंसेस पर को ना करें। इवन अगर आप बल्ब को भी चेंज करें तो कोशिश करें कि आप नीचे स्लीपर पहने हो। व्हेन एनी इलेक्ट्रिकल हजार्ड हैपन्स, मेक श्योर टू टर्न ऑफ द मेन सप्लाई इमीडिएटली। अगर घर में इलेक्ट्रिक करंट फैल भी गया है, कहीं किसी को शॉक लग भी गया है, तो फटाफट से जाइए और मेन सप्लाई को आपको बंद कर देना है, जिससे कि आप शॉक से बच सकते हैं। तो भाई ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें एक नया पार्ट जुड़ा था AC एंड DC करंट्स, जिसको भी आज हमने समझा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वन शॉट वीडियो में आपने पूरा चैप्टर एक बार में समझ लिया होगा। ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए स्टेप अप एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। आप ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं, जो कि है stepupacademy.ind.in। स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको लीगल एजुकेशन हो, मैनेजमेंट हो, जर्नलिज्म, नीट, JEE, बैंकिंग, डिफेंस, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो करवाई जाती है, साथ ही साथ बहुत सारी कोर्सेज की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जैसे कि AI, मशीन लर्निंग, AR, VR, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मैनी मोर। तो भाई इतने पेशेंस के साथ वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे भी वीडियो को देखते रहें, ये उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच।